हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट कास्ट इन इंडिया। माने भारत में प्रभुत्वशाली जाति क्या है और इसकी भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है। दोस्तों, महान सोशोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था कि आखिर हिंदुस्तान में प्रभुत्वशाली जाति कौन सी हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास ने जो डोमिनेंट कास्ट की जो व्याख्या की है वो ये है कि अगर किसी इलाके में कोई जाति संख्या बल में बहुत ज़्यादा है, माने उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो बहुत प्रभावशाली है और उस जाति का राइचुअल स्टेटस ऊंचा होना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि अगर अनटचेबल है या वर्ण व्यवस्था में जिस जाति का अगर लोअर स्टेटस है तो वो डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न राज्यों में बहुत सारे डोमिनेंट कास्ट हैं और प्रत्येक राज्य में 2 या 3 प्रभुत्वशाली जातियां हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कम्मा, रेड्डी और कापू, ये 3 प्रमुख जातियां डोमिनेंट कास्ट हैं। इसी तरह से कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत, ये 2 प्रमुख जाति डोमिनेंट कास्ट हैं। केरल में नायर और इजवा, उसी तरह से तमिलनाडु में मुदलियार। उत्तर भारत में अगर आप बिहार को देखें तो यहाँ पर यादव, भूमिहार, राजपूत, मैथिल ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी और कायस्थ, ये महत्वपूर्ण जातियां प्रभुत्वशाली जातियां हैं और इनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में कायम है। गुजरात में बनिया और पाटीदार, इसी तरह से यूपी, खास करके पश्चिमी यूपी में जाट का बहुत जबरदस्त बोलबाला है और पूर्वी यूपी में यादव का, महाराष्ट्र में मराठास। और अगर आप देखेंगे जब से 1960 में महाराष्ट्र बना है तब से अधिकांश मुख्यमंत्री मराठा ही हुए हैं। राजस्थान में जाट और राजपूत, पंजाब में खत्री और जाट एवं हरिजन। आपको मालूम हो कि हरिजन लगभग 31% उनका आबादी है पंजाब में और वह एक महत्वपूर्ण जातियों का समूह है। दोस्तों, डोमिनेंट कास्ट की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, डोमिनेंट कास्ट अर्थात प्रभुत्वशाली जाति कब निर्णायक होता है? डिसाइसिव, जब वो न्यूमेरिकली पावरफुल हो। दूसरा, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली साधन संपन्न हो, उनके अधिकांश सदस्य गवर्नमेंट जॉब में चले गए हों, उनके बीच में शिक्षा का बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार हो गया हो, उनके सदस्य शहरों में जाकर के काफी पैसे कमाने लगे हों। तो ये सब अगर इन फैक्टर्स किसी जाति में काम कर रहा है तो वो जाति डिसाइसिवली, मतलब निश्चित रूप से डोमिनेंट कास्ट है। जैसे यूपी का यादव या बिहार का यादव या कुर्मी या राजस्थान का मीना जनजाति। दोस्तों, अगर कोई जाति डोमिनेंट है, मतलब प्रभुत्वशाली है और अगर वो एक क्षेत्र में ज़्यादा पावरफुल है, मान लीजिए वो न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग है किसी एरिया में, तो धीरे धीरे वो अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई जाति गरीब है और संख्या बल में वो बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब उनके सदस्य विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में चुने जाएंगे, और आजकल वयस्क मताधिकार का जमाना आ गया है जहां पर बहुमत से हर एक चीज का निर्धारण होता है, पद मिलते हैं, सरकार बनती है, तो धीरे धीरे जो बहुसंख्यक जो जाति है, हालांकि वो आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वह आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब जमींदारी कानून हिंदुस्तान में लागू किया गया 1951 में, तो बहुत सारे जो जमीन वह बिहार और यूपी में मिडिल कास्ट, मतलब यादव को, जाट को मिले और बहुत सारी जमीन ऊंची जातियों ने बेचा क्योंकि वो शहर में रहने लगे।
क्योंकि उनमें पहले ही से शिक्षा का ज़्यादा प्रसार था, शहर में नौकरी करने लगे। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश जमीन उनके पास चला गया। अब चूंकि उनके पास में राजनीतिक रूप से शक्ति ज़्यादा हो गई, खास करके उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यादवों के पास में जमीन भी ज़्यादा हो गई और वह लैंड ओनिंग कास्ट हो गया, और इस तरह से उनका आर्थिक दबदबा भी ग्रामीण क्षेत्र में कायम हो गया। दोस्तों, जहां तक डोमिनेंस का सवाल है या प्रभुत्व का सवाल है, वो लोकल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है। मान लीजिए किसी एरिया में किसी जाति के कुछ ही सदस्य रहते हैं जो आर्थिक रूप से तो समुन्नत हैं, लेकिन उस एरिया में, उस विलेज या ग्रामीण क्षेत्र में अन्य जातियों का संख्या बल के कारण से बोलबाला है, राजनीतिक रूप से भी वो सक्षम हैं और सभी पदों पर उनका कब्जा है। लेकिन अगर उस जाति का जिसका की संख्या वहां बहुत कम है, लेकिन आसपास के इलाके में उसका प्रभुत्व है, उसका डोमिनेंस है, तो अगर किसी गांव में किसी एक जाति का बोलबाला है तो वो जाति जो डोमिनेंट कास्ट है वो क्या करेगा कि जो संख्या बल में बहुत कम जिसकी जो जाति है उससे वो समझौता करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है और अगर हम इनसे जूझेंगे या इनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो यह हम पर आघात कर सकते हैं और उनके डोमिनेंस को खतरा पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, वो जो संख्या बल में कम जो जाति है उससे वो कंप्रोमाइज करता है। दोस्तों, डोमिनेंट कास्ट की एक और विशेषता होती है और यह है कंपटीशन, राइवलरी, दुश्मनी। और यह दुश्मनी क्यों होता है? सत्ता प्राप्त करने के लिए। जैसे कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत, ये दो डोमिनेंट कास्ट हैं और इन दोनों में जबरदस्त रस्साकसी होती है और खास करके आम चुनाव में इस संघर्ष को हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि एक डोमिनेंट कास्ट के लोग एक पार्टी की तरफ रहते हैं तो दूसरे डोमिनेंट कास्ट के लोग दूसरी पार्टी की तरफ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक में अधिकांश वोकालिंगा के लोग कांग्रेस पार्टी से अलाइन हैं और खास करके मैसूर क्षेत्र में वोकालिंगा समुदाय के लोगों की बहुत ज़्यादा ताकतवर स्थिति है। वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से और संख्या बल के हिसाब से बहुत ताकतवर है और डोमिनेंट कास्ट हैं। उसी तरह से उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में लिंगायतों का बोलबाला है और अधिकांश इसके जो नेता हैं वो बीजेपी से संबंधित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों समुदायों के बीच में जबरदस्त रूप से संघर्ष होता है चुनाव में, और उसमें जिस डोमिनेंट कास्ट का दूसरे अन्य छोटे छोटे जातियों के साथ में अलायंस स्थापित होना संभव हो पाता है, वह बाजी मार ले जाता है। तो यह राइवलरी या दुश्मनी या आपसी संघर्ष एक कंटिन्यूड प्रक्रिया है। यूपी में पिछले 30 साल से जाटक जाति के लोग, जिनकी संख्या लगभग 13% है यूपी में, और यादव जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप पिछले 30 साल में या तो मुलायम सिंह यादव या सुश्री मायावती, ये दोनों मुख्यमंत्री बने, खास करके 2017 से पहले तक। अब दोस्तों, मैं यह बताना चाहूंगा कि डोमिनेंट कास्ट के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। पहला, यह एक रेफरेंस ग्रुप के रूप में काम करता है। जो अन्य जातियां हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो इन डोमिनेंट कास्ट की नकल करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनका उठना बैठना कैसा है, वो किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, कौन से राइचुअल को अपनाते हैं, इस सारे जो कस्टम है, ट्रेडिशन है डोमिनेंट कास्ट के, उसको वो अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें छोटी जातियों के लोग तभी सफल होते हैं जब वो धीरे धीरे इस चीज को अपनाते हैं। अगर वो द्रुत गति से अपनाएंगे तो हो सकता है कि जो डोमिनेंट कास्ट के लोग क्रुद्ध हो जाएं, विरोध करें, मारपीट करने पर उतर जाएं, और ऐसा अनेक बार देखने को मिला है। लेकिन अगर ये इमिटेशन की क्रिया कंटिन्यूअस वे में करीब 100-150 वर्षों तक चलता है तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होती है, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी जातियां जो हैं वो डोमिनेंट कास्ट के ट्रेडिशन, कस्टम, उनके पहनावा, उनके फूड हैबिट, वो सब को अपनाते हैं। दोस्तों,
डोमिनेंट कास्ट का एक दूसरा भी काम है, और वो काम क्या है कि उनका ये काम रहता था कि जो समाज में जिस जाति को जो जो पेशा दिए गए हैं उनसे वो डेविएट नहीं करें और उसी पेशा को अपनाएं। अगर कोई जाति अपने पेशा से इतर दूसरा पेशा अपनाता है तो डोमिनेंट कास्ट के लोग उसको सजा देते थे या जाति से बहिष्कृत करने की भी कार्रवाई कर सकते थे। कभी कभी दूसरी जातियों के लोग डोमिनेंट कास्ट के जो सिंबल हैं उसको अपना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में डोमिनेंट कास्ट के लोग उनको रोकते हैं और ये कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है। जैसे 1921 के बाद में बिहार और यूपी के बहुत सारे यादव ने जनेऊ धारण करना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि हम लोग भी क्षत्रिय हैं, और इस पर राजपूत जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग, ब्राह्मण, ये सब क्रुद्ध हो गए उनसे और मारपीट करने पर उतारू हो गए। बहुत जगह वायलेंस की घटना भी हुई, मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। दोस्तों, डोमिनेंट कास्ट ने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अधिकांश गवर्नमेंट जॉब को उन्होंने कब्जा कर लिया है। जो आर्थिक संसाधन को या राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इस कारण से जो दूसरे जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको बेहद नुकसान हुआ है, और इस तरह से समाज में एक डिवीजन उत्पन्न हो गया और इसके दुष्परिणाम भी हुए। इसके काउंटर रिएक्शन में छोटी छोटी जातियों ने मिलकर के जो कम महत्व के जो डोमिनेंट कास्ट थे उनके साथ समझौता करके जो असली जो प्रभुशाली डोमिनेंट कास्ट था उनको चैलेंज दिया। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में 2005 से लेकर के अभी 2024 तक नीतीश कुमार का शासन है, वो मुख्यमंत्री हैं। और ये क्यों है? क्योंकि जो उनका जो डोमिनेंट कास्ट है कुर्मी, हालांकि संख्या बल में वो ज्यादा नहीं है और कुछ इलाकों तक ही सीमित है, पटना और उसके आसपास के इलाकों में, और उनकी संख्या भी बिहार के मात्र 3% जनसंख्या से ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार के जो अन्य जाति हैं छोटे छोटे से लोहार, जैसे स्वर्णकार, जैसे पसमंदा मुसलमान, जैसे पासवान या मुसहर या धानुक, ये जो जातियां हैं इन जातियों ने मिलकर के, जिसमें कि करीब 24-25 जातियां हैं, छोटे छोटी जातियां जिनकी संख्या किसी की 1%, किसी के आधा % है, ये सब ने मिलकर के कुर्मी जाति के साथ में अलाइन करके, अर्थात नीतीश कुमार के साथ में मिलकर के यादव जो वहां पर डोमिनेंट कास्ट हो गया था लालू यादव के नेतृत्व में, उसको हराने का काम किया और पिछले 20 साल से लालू यादव को सत्ता में आने नहीं दिया। दोस्तों, डोमिनेंट कास्ट का एक अन्य भी कार्य है, और वो क्या है कि जहां जहां डोमिनेंट कास्ट नॉन ब्राह्मण हैं वहां वहां यह देखने में मिला है कि जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। और डोमिनेंट कास्ट के लोग सोशली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोअर कास्ट के लोग या हरिजन या आदिवासी ये आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर लेबर हैं और उन्हें खतरा, उन्हें यह महसूस होता है पढ़ लिख करके अगर ये नौकरी पा गए या उनका पोजीशन बहुत बेहतर हो गया तो आखिर खेत में काम करेगा कौन, और इसीलिए वो तरह तरह के व्यवधान प्रस्तुत करते हैं ताकि जो लोअर कास्ट या बैकवर्ड कास्ट के लोग आगे बढ़ नहीं पाए। जब लोअर कास्ट के लोग इसका विरोध करते हैं और जब डोमिनेंट कास्ट के लोग इसको डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं तो वहां पर संघर्ष उत्पन्न होता है और इसी को कास्ट वार कहा जाता है। और बिहार में आज से करीब 25-30 साल पहले जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कास्ट वार देखने को हमें मिला था। यही कारण है कि जब कोई अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके बारात ले जाता है और अगर उस इलाके में किसी डोमिनेंट कास्ट का बस्ती है या गांव है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उसके साथ में मारपीट हो जाती है, लोग उसे घोड़ी से उतार देते हैं, उनके साथ में बदसलूकी करते हैं। यह जो घटना है वो अक्सर हिंदुस्तान के उत्तरी क्षेत्र में ऐसा घटना होते रहता है। और ऐसा घटना क्यों होता है? क्योंकि ऊंची जाति के जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि निचले जाति के लोग इतना साधन संपन्न हो जाए कि वो घोड़ी पर बैठ करके शादी करने जाए, तो उन्हें लगता है कि उन्हें चैलेंज दिया जा रहा है और इसी कारण से वह मारपीट करते हैं।
दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगा कि डोमिनेंट कास्ट का भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है। तो दोस्तों जब से हमारे देश में एडल्ट फ्रेंचाइज माने वयस्क मताधिकार शुरू किया गया है, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं पिछले 75 वर्षों से, तो इस कारण से धीरे धीरे प्रजातंत्र की जड़ हमारे देश में जमती जा रही है और डोमिनेंट कास्ट ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इनका जो प्रभाव है, जो पहले कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहता था, अब वो गांव, तालुका और जिला स्तर पर उनका प्रभाव पहुंच गया है और ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को हमारे संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया है और इस आरक्षण के कारण से शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ जो प्रभावशाली जो जाति हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, मानो उन्हें डोमिनेंट कास्ट कहा जा सकता है। जैसे कि जाटव जो यूपी में 13% हैं और 1980 के बाद से वह एक प्रभुत्वशाली जाति के रूप में परिणत हो चुका है। उसी तरह से यादव पूर्वी यूपी में और बिहार में इस 27% रिजर्वेशन के कारण से वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं और खास करके 1990 के बाद अब वो बिहार में एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया तो उसका अधिकांश जो फायदा है वो राजस्थान के मीना जनजाति के द्वारा उठाया गया और आज वो एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली जाति के रूप में राजस्थान की राजनीति में काम कर रहा है। इसी तरह से गुजरात के पाटीदार जो एक लैंड ओनिंग कास्ट है, उसका प्रभाव और प्रभुत्व गुजरात के राजनीति पर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हालांकि जातियों का अब जो वैचारिक जो आधार है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, फिर भी जो डोमिनेंट कास्ट के भूमिका ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे यूपी में तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी आपको लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट के समुदाय के बीच में और जाटव में। उसी तरह से झारखंड में बिरसा मुंडा या तिलका मांझी के अनुयायी आपको लाखों के तादाद में मिलेंगे और ये सभी ट्राइबल्स उनको अपना भगवान मानते हैं। पंजाब में लोअर कास्ट के द्वारा रविदास को बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है और रविदास जयंती का उत्सव मना करके जो सभी लोअर कास्ट हैं वो एकजुटता पैदा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में डोमिनेंट कास्ट के प्रादुर्भाव होने से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। दोस्तों एक और इसका फॉलोआउट हुआ है और वो ये है कि डोमिनेंट कास्ट के ज़्यादा शक्तिशाली होने से बिहार में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल हेडेड बाय लालू यादव, ये यादवों की पार्टी है। उसी तरह से कुर्मी हेडेड बाय नीतीश कुमार, इसी तरह से तेलंगाना में केसीआर, उनकी अपनी जाति बेलम्मा। तो इस तरह से छोटी छोटी पार्टियां डोमिनेंट कास्ट के आधार पर नॉर्दर्न इंडिया में बन गई है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल जो देवीलाल के पुत्र और परपोते के द्वारा चलाई जा रही है, वो भी एक जाट आधारित पार्टी है। दोस्तों डोमिनेंट कास्ट के प्रादुर्भाव से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हिंदुस्तान में हो पाया है, जातियों का मोबिलाइजेशन हो पाया है, जातियों के बीच एक सॉलिडारिटी उत्पन्न हुई है और उनमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का उनमें एक जागरूकता भी फैला है। लेकिन डोमिनेंट कास्ट के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं और वो क्या है? डिवीजन इन द सोसाइटी। डोमिनेंट कास्ट इस बात को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वह इक्वालिटी को बढ़ावा दे, मतलब समानता दे, मतलब हर जातियों का हिस्सेदारी समान होना चाहिए, या इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें कि सबको लेकर के और सबका विकास हो। डोमिनेंट कास्ट हमेशा कोशिश करता है कि अधिक से अधिक सरकारी नौकरी उसे मिल जाए, अधिक से अधिक आर्थिक फायदा उसे मिले। तो यह हमारे जो प्रजातंत्र के जो आदर्श हैं उसके ठीक विपरीत है।
और इस कारण से सोशल टेंशन बनता है, वायलेंस होते हैं, कास्ट वार होता है। और इसी डोमिनेंट कास्ट के मुकाबला करने के लिए बहुत सारे जो मार्जिनलाइज कास्ट हैं, जो छोटे छोटे जातियों में बटे हुए हैं, उन्होंने भी लेसर जो डोमिनेंट कास्ट है उनसे मिल करके जो डोमिनेंट कास्ट है उसका मुकाबला किया है, जो मैंने बिहार का भी उदाहरण दिया है। दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? तो डोमिनेंट कास्ट के उद्भव होने से हमारे देश में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जातियों का मोबिलाइजेशन हुआ है, लोगों में जागरूकता फैली है और वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के प्रति कॉन्शियस हुए हैं। वर्टिकल जो सॉलिडारिटी थी जाति की, वो कमजोर पड़ गया है, जजमानी सिस्टम समाप्ति की ओर है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी मतलब क्षैतिज रूप से जो मजबूती है वो जाति में खास करके डोमिनेंट कास्ट में आ गया है और इसका उन्होंने जबरदस्त फायदा भी उठाया है। फॉर एग्जाम्पल, यादव, जो इटावा के जो यादव होते थे वो कुछ क्षेत्रों तक ही उनका महत्व होता था, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी ऑफ द डोमिनेंट कास्ट के कारण क्या हुआ है कि अब जो अलीगढ़ के जो यादव हैं और जो इटावा के जो यादव हैं वो अपने आप को एक ही मानते हैं। अर्थात पूरा यूपी में जहां भी जो यादव है वो अपने आप को एक मानते हैं और इस तरह से एक जबरदस्त डोमिनेंट कास्ट के रूप में यादव जाति 1980 के बाद में उभरा है। और यही स्थिति गुजरात में पाटीदार की है, यही स्थिति हरियाणा में जाट की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो मैथिल ब्राह्मण हो या राजपूत हो या जाट हो या यादव हो या पाटीदार हो या मुदलियार हो तमिलनाडु में, या रेड्डी हो या कम्मा हो आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, या वोकालिंगा या लिंगायत, ये सभी डोमिनेंट कास्ट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और राजनीतिक दल को इन पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने टिप्स से मुझे अवगत कराएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।